सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेस। यहाँ से शुरू होता है खिचड़ी, सब एक मिला देंगे सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखना। पहला क्वेश्चन, मार्क ईच स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। मार्क ईच स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हर एक स्टेटमेंट को मार्क कीजिए, चिन्हित कीजिए कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स, फुल स्टॉप। ठीक, जस्टिफाई ईच आंसर। जस्टिफाई ईच आंसर, हर एक आंसर को जस्टिफाई कीजिए। फिर ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में, इफ ट्रू साइट एप्रोप्रिएट फैक्ट। इफ ट्रू साइट, साइट का मतलब भाई मेंशन करना या हवाला देना। ठीक, इफ ट्रू, अगर कोई स्टेटमेंट सही है, साइट द एप्रोप्रिएट फैक्ट। साइट एप्रोप्रिएट फैक्ट, तब जो उपयुक्त फैक्ट है उसको सही कहने का आप उसको मेंशन कीजिए या उसका हवाला दीजिए। एप्रोप्रिएट फैक्ट्स और थ्योरम, और अगर उस स्टेटमेंट को सही करने के लिए कोई थ्योरम जिम्मेदार है तो उस थ्योरम को बता दीजिए। ब्रैकेट क्लोज। ठीक, इफ फॉल्स, और अगर कोई स्टेटमेंट गलत है, इफ फॉल्स अगर स्टेटमेंट गलत होता है, एक्सप्लेन वाई। एक्सप्लेन वाई, तब आप ये एक्सप्लेन कीजिए कि वो स्टेटमेंट क्यों गलत हो रहा है, और गिव अ काउंटर एग्जांपल। ठीक, और गिव अ काउंटर एग्जांपल। और अगर कोई स्टेटमेंट गलत हो रहा है तो या तो आप एक्सप्लेन कीजिए क्यों गलत है, या तो फिर एक काउंटर एग्जांपल दीजिए जिससे साबित हो सके, दैट शोज, जो दिखा सके, दैट शोज व्हाई, दैट शोज व्हाई द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन एवरी केस। व्हाई द स्टेटमेंट, व्हाई द स्टेटमेंट इज not true in every case। not true in every case। ये हालांकि ब्रैकेट ना यहाँ नहीं बनता, यहाँ बनता, तो दूसरा ब्रैकेट लगा देते, दो बाकी ये सारी बातें एक ही ब्रैकेट पर थी। इन पार्ट ए टू एफ, अभी आगे वही चल रहा है, बता ही रहे न्यूमेरिकल के बारे में। इन पार्ट ए टू एफ, जो स्टेटमेंट ए से लेकर एफ तक लिखे गए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इन पार्ट ए टू एफ वेक्टर v1 v2 so on vp, वेक्टर v1 वेक्टर v2 so on वेक्टर vp, ये जितने भी वेक्टर आपको दिए जा रहे हैं आर वेक्टर्स इन अ नॉन जीरो, आर वेक्टर्स, आर वेक्टर्स इन अ नॉन जीरो, इन अ नॉन जीरो फाइनाइट डायमेंशनल का है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी, फाइनाइट डायमेंशनल, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस कैपिटल B, ठीक, एंड कैपिटल S which is the collection of v1 v2 vp, and capital S which is the collection of vector v1 vector v2 up to so on vector vp, और ये जितने भी p वेक्टर हैं इनका जो कलेक्शन कैपिटल S आपको दिया गया है, बस यही था।
मतलब सारे वेक्टर को कलेक्ट करके एक सेट कैपिटल एस बना दिया है। बहुत सीधी सी बात है, ये केवल ट्रू फॉल्स पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो साबित कीजिए या एक काउंटर एग्जांपल दीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, काउंटर एग्जांपल दीजिए कि क्यों हर केस में वो स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता, और अगर कोई स्टेटमेंट सही हो रहा है तो उसको सही क्यों कहा जा रहा है। इसके लिए चाहे तो आप जो फैक्ट जरूरी है उन फैक्ट को लिख दीजिए, और चाहे आप किसी उपयुक्त थ्योरम का हवाला दे दीजिए। अब उसके बाद ए से एफ तक के स्टेटमेंट में जो भी v1, v2, vp लिए जाएंगे, ये एक ही वेक्टर स्पेस कैपिटल V से लिए गए नॉन जीरो वेक्टर हैं। v1, v2, vp आर वेक्टर्स इन अ नॉन जीरो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस कैपिटल V। ये किसी नॉन जीरो वेक्टर स्पेस, इनके बारे में नहीं कहा, गौर करना, इनके बारे में कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा v1, v2, vp ये सब के सब किसी नॉन जीरो वेक्टर स्पेस से चुने गए हैं। मतलब v खुद डज नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो, कुछ ना कुछ इसके पास नॉन जीरो वेक्टर हैं, उनमें से ये वेक्टर v1, v2, vp चुने गए हैं और इनको इकट्ठा करके एक सेट कैपिटल S बना दिया गया। अब हम स्टेटमेंट को लिखने चल रहे हैं, लिख चुके ये सब। पहला स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट ए लिखना, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन set of all linear combination of vector v1, vector v2 up to so on vector vp is a vector space, is a vector space। पहला स्टेटमेंट तुरंत जस्टिफाई कर दो, सही है गलत। कह रहे जो आपको v1, v2, vp दिया गया है, इनका जो सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो आपका एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, इज अ वेक्टर स्पेस, सही है गलत। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1, v2 अप टू सो ऑन vn इज फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। बेसिस का काम कर रहा है सर, कौन एस नहीं, एस तो बेसिस काम का है, बस एक कलेक्शन है बस। v1 से लेकर के vp तक जो वेक्टर दिए गए उनका बस एक कलेक्शन है, कैपिटल एस। नहीं, इतनी देर बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। अगर इस स्टेटमेंट पे इतनी देर लगा रहे हो तो वास्तविकता में नींव बहुत कमजोर है, बिल्कुल नहीं करना था, तुरंत बोलना था। फाल्स तुम्हारी तरफ से, बाकी फाल्स इधर हाँ ट्रू होगा। तुम दो लोग फिर से सोचो, अगर वो ट्रू कह रहे हैं या तो तीनों लोग फाल्स बोल या तो तीनों लोग फाल्स बोल रहे, तीनों लोग सही बोल रहे। सेट ऑफ कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब स्पैन ऑफ दोनों डिफरेंट फंक्शन की बात कर रहा है, स्पैन सब सही है। जो कहा उसके ऊपर निगाह डालो। सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1, v2, vp दैट्स नोन एज द स्पैन ऑफ v1, v2, vp। और स्पैन जिसके आगे चढ़ गया वो कौन ना, वो सब स्पेस।
लिखा सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल पॉसिबिलिटी का खत्म, जितने हो सकते हैं वही तो बटोरोगे, और बटोरोगे क्या? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 up to so on vp is span of कैपिटल एस, ऐसे लिखो क्योंकि इन्हीं का कलेक्शन तो कौन है? कैपिटल एस है, तो उसी एस को स्पैन कर दो, इज द स्पैन ऑफ कैपिटल एस एंड एंड स्पैन ऑफ कैपिटल एस इज always subspace, always a subspace of कैपिटल V, और यस का स्पैन हमेशा कैपिटल V का सबस्पेस होगा। अब या तो प्रॉपर सबस्पेस होगा और या तो स्पैन ऑफ यस खुद कौन हो जाएगा? कैपिटल V हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहला स्टेटमेंट हो गया। बी पार्ट देखो, बी पार्ट में जो कह रहे हैं if collection of v1 v2 up to so on vp minus 1 span capital V, then capital S span capital V। अगर v1 v2 अप टू so on vp minus 1 ये जितने वेक्टर हैं ये कैपिटल V को स्पैन करते हैं, तो जो आपका सेट कैपिटल S दिया गया है वो भी V को स्पैन करेगा ही करेगा। सही? जस्टिफाई कैसे करोगे? स्पैनिंग सेट थ्योरम की बात करेंगे कि स्पैन में क्या होती थी स्पैनिंग सेट थ्योरम? बोलो, स्पैनिंग सेट थ्योरम से ये स्टेटमेंट कैसे वेरीफाई कर पाओगे? स्पैनिंग सेट थ्योरम तो काटने की बात करती है, वो ये कहती है कि अगर कोई सेट वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है तो उसमें से एक वेक्टर निकाल देने पर भी बचा हुआ जो होगा, अगर कैपिटल यस खुद स्पैन कर रहा है कैपिटल V को, ठीक, और यस कौन है? ये भी तो है स्टैंडर्ड का वो स्टैंडर्ड बेसिस पर कैसे? एक बेसिस थ्योरम क्या होती है याद करो, उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट पास करोगे तुम। 1.1 से 1.4 जुलाई 1 मजबूत किए रहना, कौन से काय का मौसूल बनाएंगे, डॉलर का बहुत आसान बना दें। इतने आगे आकर के आप जस्टिफिकेशन की गड़बड़ी मार रहे हो। स्पैन सब p माइनस 1 तो स्पैन कर रहा है, तो इसमें आप एक्स्ट्रा वेक्टर डाल भी देंगे, इसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसके। वो तो तुम सही रहो, लिखोगे क्या? सिर्फ वैसे भी स्पैनिंग सेट जो होता है एलडी होता है, उसमें कोई भी वेक्टर इंक्लूड कर देंगे फिर भी एलडी बना रहेगा। और स्पैन कर रहा है, स्पैन सेट एलडी होता है, स्पैन सेट एलडी होता है। यहाँ जस्टिफाई कैसे करोगे भाई? जस्टिफिकेशन तक को सुनना है। बेसिस थ्योरम की तरफ बढ़ोगे तो बुरी मौत है। बेसिस थ्योरम कहती है एवरी एलआई सेट आइदर इटसेल्फ अ बेसिस और कैन बी एक्सटेंड एज द बेसिस। ये बेसिस थ्योरम है, वो एलआई एलडी बातें नहीं कर रहे। अब बताओ, स्पैनिंग सेट पे आओगे तो स्पैनिंग सेट कहता है कि अगर कोई आपका दिया गया एलडी सेट किसी दिए गए वेक्टर स्पेस कैपिटल V को स्पैन करता है, ठीक, अगर कोई दिया गया लीनियरली डिपेंडेंट सेट किसी वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है तो उसमें से एक वेक्टर के निकाल देने के बाद भी स्पैनिंग की प्रॉपर्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये जो बोल रहे हैं ये बात सही है? गौर करो, हम जो बात बोल रहे हैं कि पहले मेरा स्टेटमेंट तुम सही बोलो, हम भी इसे ट्रू फॉल्स बना रहे हैं। मेरा स्टेटमेंट ये है कि हमने कह दिया कि स्पैनिंग सेट थ्योरम ये कहती है, स्टेटमेंट लिख रहे हैं, स्पैनिंग सेट थ्योरम कहती है कि अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, ठीक, और वो किसी वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है,
तो उसमें से एक वेक्टर को निकाल देने पर भी बचा हुआ सेट आपके दिए गए मेन वेक्टर स्पेस को स्पैन करेगा। वही करना, आप किस तरीके का वेक्टर निकाल रहे हैं। हाँ, तो याद रखना स्पैनिंग सेट थ्योरम का स्टेटमेंट ये नहीं होता, क्योंकि अगर कहीं खुदा न खास्ता हमें सेट एरिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहीं पर ले लिया 1 2 0 0 कर लीजिए, कितना 2 0 0 हो जाएगा, अभी निकालो। हो जाएगा। इनमें से अगर 1 0 1 निकाल लीजिए। हाँ, ये नहीं हो पाएगा। कौन सा निकाल दें? दूसरा तीसरे में से कोई भी निकाल दीजिए, पूरे 8 ये निकाल दिया दूसरा तीसरा तो बचा ये बचा ये बचा ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल है, वास्तविकता में 2 ही बचा। ठीक, तो ऐसे ही इसमें ये बात गलत हो जाएगी। तो स्पैनिंग सेट थ्योरम क्या कहते हैं? स्पैनिंग सेट थ्योरम, if a linearly dependent set span a vector space capital V, then after removing a vector which is the linear combination of its preceding ones, there is no effect on the spanning property of that set. तो आज भी आपके वेक्टर स्पेस को स्पैन करेगा ही करेगा। निकालो उसी को जो खुद डिपेंडेंसी दिखा रहा है दूसरों पर। अब इन पर आओ, कैसे स्पैन करोगे इसको, मतलब एक्सप्लेनेशन क्या दोगे? लिखेंगे स्पैन ऑफ v1 v2 and so on v minus 1। हाँ, क्या लिखे? स्पैन ऑफ v1 v2 and so on v minus 1 हाँ, इज LD। फिर और उसके बाद LD लिखेंगे एंड लिखेंगे उसके एलडी होने से v को स्पैन करने से कहाँ कोई रिलेशन आया? ये इसको स्पैन करेगा भी। स्पैन सुनो, अगर कहीं ये लिख उठा ना स्पैन ऑफ कैपिटल यस, ये लिख उठा तो ये तो धुआंधार एलडी होता ही है। तो फिर सर किसी सेट का स्पैन तो एलडी होता ही है। होल वेक्टर स्पेस को स्पैन नहीं कर रहा है, LD होता ही है। तो इट मींस इसमें उसके एलडी होने से कौन सी गारंटी है? तो उसमें से LD होने का गारंटी ये वो नहीं सोच पा रहे जो तुमको सोचना चाहिए। सुनो, ऐड कर इसका जस्टिफिकेशन ऐसा ये इसमें मतलब से ऐड करना है। ट्रू, कैसे? सुनो, स्पैन ऑफ v1 v2 so on vp, ठीक, इज इक्वल टू कितना? कैपिटल V। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ फॉर ऑल वेक्टर x बिलोंग टू द कैपिटल V, सर v minus 1 कब होगा? ये vp minus 1 for all x belong to the capital V, x can be written as a1 into vector v1 plus a2 into vector v2 plus up to so on plus a n minus 1 vector v p minus 1 a p minus 1 vector v p minus 1 आया ना, where ai is belong to the field f, जो ये फील्ड f से बिलोंग करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, अरे देखो तो, दिस इंप्लाइज दैट फॉर ऑल x बिलोंग टू द कैपिटल V, x कैन बी रिटन एज, गौर करो इधर 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 देखो, कितने की कमी है? यस से स्पैन कराना है ना, यस से स्पैन कराना है। यस कहाँ तक गया है? P तक गया है, तो कुछ नहीं करना, ये लिख देंगे a1 वेक्टर v1 प्लस a2 वेक्टर v2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a p minus 1 वेक्टर v p minus 1 प्लस 0 टाइम्स। बस कॉम्बिनेशन में शामिल हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट स्पैन ऑफ कैपिटल S इज इक्वल टू कितना? कैपिटल V। क्योंकि अब देखो कैपिटल V में मौजूद हर एक x किससे लिखा जा रहा है? v1 v2 vp 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 minus 1 vp, इनसे बन रहा है। इसका मतलब पूरे के पूरे कैपिटल S का स्पैन कौन होगा? खुद कैपिटल V होगा, जस्टिफाई होगा।
वही जीरो कोफिशिएंट हम चाह रहे हैं। इसका स्पैनिंग सेट थ्योरम बेसिस थ्योरम से कोई सीधा लेना देना नहीं है। लेना देना बना दें, बनाएं, जान नहीं काहे के लिए रह जाए। तुम लोगों को ये बोलना था अगर स्पेनिश सेट थ्योरम से बोलना span of S dash is equal to capital B, ये where S dash is equal to capital S minus वेक्टर VP। कुछ समझ आया? क्या किए? वही एक P निकाल दिए और आप खुद ही कह रहे हो कि अब जितने बचे P निकालने पे कितने बचे P-1 तक के लोग, आप खुद ही करो उनका स्पैन कौन है? कैपिटल V है। इसका मतलब ये दिस इंप्लाइज दैट either S dash is a basis of capital V or only a spanning set। सही या गलत? या तो LI होता है या तो LD होता है। सही? In both cases अच्छा सोचो, जिस वक्त हम एस डैश को बेसिस बोलते हैं, बेसिस का मतलब ऑलरेडी स्पैनिंग सेट है, लेकिन जिस दिन सिर्फ स्पैनिंग सेट का नाम ले रहे हैं, बेसिस का नाम नहीं ले रहे, उस दिन इसका मतलब हम उसको एलडी कंसीडर करके चल रहे हैं। माने इस बात को? ठीक। इन बोथ केसेस एस डैश यूनियन सिंगलटन पी दैट इज इक्वल टू खुद कौन? कैपिटल एस। ठीक। स्टिल स्पैन कैपिटल बी। अभी भी वो कौन करेगा? कैपिटल बी को स्पैन करेगा। क्यों? बेसिस है, आपने एक मिला दिया, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना, तो आज भी स्पैन करेगा। स्पैनिंग सेट पहले से है, इसका मतलब एलडी है, एलडी है और फिर भी स्पैन कर रहा है, यानी अपने अंदर में बेसिस को छिपाया है। हमने निकाला तो कुछ नहीं, हमने तो और मिला दिया तो बेसिस क्या, हमने अभी भी बेसिस का कोई एलिमेंट काटा, अभी भी सारे वहीं पड़े, पहले भी स्पैन करते, आज भी स्पैन करोगे, सीधा सीधा था। इससे चल जाता, क्योंकि कुछ काट करके निकाला नहीं गया था। यही काट करके अगर निकाला गया होता ना तो बवाल था। अब आई बात समझ में? हालांकि बेहतर तरीका होगा तुरंत लिख करके पार हो जाए, इसमें ना सामने वाले को समझाना पड़ेगा, या तो फिर हर एक बात ओपन करके लिखो कि इफ यस डैश स्पैन कैपिटल बी इट मींस यस डैश मस्ट कंटेन अ सबसेट व्हिच इज द बेसिस ऑफ कैपिटल बी and we merge an extra vector in the capital S dash, और हम एक एक्स्ट्रा वेक्टर S dash में मर्ज कर रहे हैं, so spanning property never be disturbed। इसलिए स्पैनिंग प्रॉपर्टी कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकती है। कौन सा था ये स्टेटमेंट नंबर कितना था ये? बी था ना, सी वाले पे आओ। इफ सी if collection of v1 v2 up to so on vp minus 1 up to so on vp minus 1 is linearly independent then so capital S then so is capital S so is capital S। अगर v1 v2 up to so on vp minus 1 तक का कनेक्शन li है तो इसका मतलब कैपिटल S भी li होगा। गलत। जस्टिफाई करो। सर
ये तो फिर VP -1 तक के अलाइन है। हाँ। जो एडिशनल वेक्टर लेके आ रहे हैं VP, हाँ। वो LD मतलब उसके डायरेक्ट प्रोसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है हाँ। और अलाइन भी हो सकता है। मल्टीपल भी हो सकता Multiple। है। लिखना false। इसमें लिखना it may be possible, it may be possible, ऐसा संभव है, it may be possible that vector VP is in vector VP is a multiple of, it may be possible, ऐसा संभव है that vector VP is a multiple of V1 V2 V1 or V2 V1 or V2 or VP minus 1, ठीक, और in the linear combination of other vector, or is a linear combination of V1 V2 so on VP minus 1। ऐसा हो सकता है कि जो आपका VP है वो या तो किसी एक वेक्टर का मल्टीपल हो जाए और या पहले मौजूद कुछ वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए। इसलिए कैपिटल या LI हो ये कोई गारंटी नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो, अगर काउंटर एग्जाम्पल भी लिखना, हालांकि इतनी बड़ी थ्योरी लिखने के काउंटर एग्जाम्पल के मतलब नहीं बैठते, फिर भी 1 0 0 0 1 0। अभी आज की तारीख में कौन है? LI, लेकिन अब देखना 1 0 0 0 1 0 0 2 0, अब कौन है? LD हो गया। एक मिलाते ही LD बन गया। कितने तक ये C तक, D पर आओ। C के बाद D, इसमें if capital S is linearly independent, अगर आपका दिया गया सेट कैपिटल S linearly independent है, then capital S is a basis for capital V, then capital S is a basis of capital V। तब आपका दिया गया सेट कैपिटल S V के लिए एक बेसिस है। फॉर कैपिटल V लिखें क्या ऑफ फॉर होगा शायद, इज अ बेसिस फॉर कैपिटल V, फॉर कैपिटल V। सही गलत? गलत। फॉल्स। जस्टिफिकेशन इसमें भी कंडीशन इस है। हाँ, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? तो ये LI दिया गया है, हाँ। इस पेन और पर जाए। एक और स्टेटमेंट ऐसा बोल दो सही वाला। इसके सही होने के लिए, इसके सही होने के लिए जो शर्तें चाहिए उनको एक और रंग रूप में बोल दो, ढाल करके। कब सही हो सकता है? कैपिटल या LI और V के लिए बेसिस बन जाए, ऐसा कब सही हो सकता है? PS is LI and span of S is equal to then S is basis। हाँ, ये एक हो गया, और बोलो। एक तो हो गया कि स्पैन की कंडीशन मिसिंग है, और एक हो गया रास्ते बदल दो बस। ये जो देरी लगती है ना जवाब देने वाली, ये देरी खलती है। इसलिए खलती है, इसका मतलब पीछे वाली जो मेन बातें चल रही थी
मेन स्टेटमेंट जो छोटे थे वो दिमाग से आउट हो रहे हैं। अभी बोलेंगे चट्ट से याद आएगा। हाँ, बेसिस थ्योरम हिंट भी भारी वाला है। हाँ, मतलब कि एक कंडीशन में एल आई स्पेन से एक नंबर टैग हो जाए ना, मेरे माइंड में तुरंत आया था, क्या पर पूछना था लेकिन सोच के बताएं कैसे। आप बताओ भाई, तुमको सुनना है। माई बाप थ्योरम। Yes is the smallest नो, क्या क्या बोले तुम? yes is the हाँ, smallest कैसे फंस गए। universe is spanning से स्पेनिंग की कहानी आएगी ना, एयरलाइन स्पेनिंग से। सर ये हट के बोलो, स्पेलिंग से हट के बोलो। दोनों में से एक कंडीशन पर दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाए ना, वो चला। ऐसा बोल देना कि अगर ये मतलब V के सारे एलिमेंट S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सके, इस तो बेसिस फिर स्पैन हो गया। फिर स्पेन हो गया, लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते स्पैन को। स्पैन से अपनी 36 की आंखें चल गए, हटा दो स्पैन को। अभी चटाक से ये तुरंत स्ट्राइक करेगा। डायमेंशन ऑफ V हाँ, कुछ रह गया कहने को? बस यही सुनना था। यहाँ स्पैन का चर्चा ही नहीं हुआ। अब तो हम खुद ही बोल दिए ना, ए से लेके एफ तक जितने वेक्टर हैं सब कैपिटल वी के दिए गए हैं, और आप खुद ही कह रहे हो कि वो लोग क्या हो जाए, पूरा का पूरा कैपिटल एस क्या हो जाए, एल आई। अरे पूरा एल आई हो गया और डायमेंशन हमने पी ले ली, तो आपको पी एल आई वेक्टर दे दिए गए। वही तो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। पा गए, उसके बाद स्पैन की बात करे ना करे, कोई जरूरत नहीं स्पैन को चेक करने की, वो बेसिस बनाएगा। याद आया बेसिस थ्योरम? यही तो कहते थे। दूसरी वाली बात तुम लोग अपना लिख सकते हो, स्पैन वाली। वो याद रहेगा। स्पैन याद रहेगा? काउंटर एग्जांपल लिखना चाहो तो बोलो काउंटर एग्जांपल का 100 इज अ एलआई सेट बट नॉट स्पैन R3, तो एक और मिलाना पड़ेगा, 001 को मिलाना पड़ेगा। ये कितने हैं? खुद यार ये देखते हैं कौन है। इक्वल टू P such that span of P is equal to V, तब ये बन जाएगा। ये इसका तीसरा स्टेटमेंट होता है। आई बात है समझ में? तो कुल 3 तरह से इसको कहने का भी बहुत से रास्ते हैं, वो बस खाली खुराफात के ऊपर है, और जितनी खुराफात आ सकती है। लेकिन फिर हाँ, सही सलामत कहने के लिए 2 स्टेटमेंट काफी हैं, चाहे ऊपर वाला कह दो चाहे नीचे वाला कह दो। आपने को बस याद दिलाना है। तरीके अपने पास कितने हैं? बहुत सारे। क्योंकि क्लास में जब लड़के बैठते हैं कितने बैठते हैं? बहुत सारे। वो बहुत सारे प्लूरल होंगे, उनको समझाना वैसे ही पड़ेगा जिसको जो आसान लगे। वैसे जिसको पहला स्टेटमेंट दूसरा ना आया ना, उसको तीसरा नहीं आने वाला, उसके लिए तीसरी टेढ़ी की है। डी तक ना, डी के बाद ई पर आओ। या ई वाले में क्या है? If span of S is equal to V, then some subset of capital S is the basis for capital V. E. E में कह रहे हैं if span of capital S is equal to V, आपको जो सेट कैपिटल S दिया गया है, अगर उसका स्पैन कैपिटल V हो जाए, then some subset of capital S, then some subset of कैपिटल S, तब आपका जो ये सेट कैपिटल S दिया गया है, इसका कोई सबसेट हो सकता है, इज अ बेसिस फॉर कैपिटल V, इज अ बेसिस फॉर कैपिटल V।
अगर स्पैन ऑफ यस इज इक्वल टू वी है तो यस का कोई ना कोई सबसेट जरूर होगा जो कैपिटल वी के लिए बेसिस का काम करेगा। सही है गलत? जस्टिफाई करो। असली कहानी तो जस्टिफिकेशन की है और कुछ नहीं। वही स्पैन में से रिमूव करना शुरू कर दें, लास्ट में जो मिनिमम एलाइज हो जाएगा। गलत गलत। अगर ये जस्टिफिकेशन है तो गलत। इस पे तुम्हारे ऊपर एक नंबर की भी दया नहीं दिखाई जा सकती है। बाकी अगर स्पैन ऑफ यस कैपिटल वी है मतलब कैपिटल यस के पास इतनी दमदारी है कि वो अकेले वी को स्पैन कर सकता है, तो कैपिटल यस का कोई ना कोई सबसेट जरूर होगा जो कैपिटल वी के लिए बेसिस का काम करेगा। कैपिटल एस का ऐसा सबसेट उठाएंगे सर जिसके लिए मतलब वी के सारे एलिमेंट फारा एलिमेंट ऑफ वी कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जो हम लोग सबसेट उठाए हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। जो सबसेट मिलेगा वो स्पैन कर देगा, बेसिस बन जाएगा वही। सामने कुछ चीजें मौजूद हैं, बनाओ सबसेट इसका और इसका सबसेट R3 के लिए बेसिस होना चाहिए। ये कैपिटल यस है, पूरा ऐसे ले लेंगे ना। V1 V2 V3 ये रहा कैपिटल यस इज द कलेक्शन ऑफ V1 V2 V3 देन एनी और ये भी कहा स्पैन ऑफ यस इज इक्वल टू R3 देन सम सबसेट कुछ सबसेट ऐसे कैपिटल यस के हो सकते हैं जो कैपिटल वी के लिए बेसिस का काम कर जाए। सबसेट में खुद ही ये सब का सबसेट होता तो ये तुम सुनना चाहते हैं, ये जो है। तुम बोल रहे सबसेट हो होता है सम सबसेट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि काट करके हो, जी सर। वो सेट खुद भी हो सकता है। सबसेट होता है। जब आप खुद कह रहे हैं स्पैन ऑफ कैपिटल यस इज इक्वल टू वी तो स्टेटमेंट बोलो ना इफ अ सेट स्पैन अ वेक्टर स्पेस देन आइदर इटसेल्फ अ बेसिस और कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज अ बेसिस, या तो उसको बेसिस के तौर पर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, घटा सकते हो। आई बात है समझ में? वो स्टेटमेंट सुना था, वो इनको लोग नहीं बोल रहे, सबसे काट दिए। ये लिखने के बाद तुम बोले गंदी बात है नहीं, इसको पहले ही बोल देना था। अच्छा ये चढ़ा दें, अभी देखो इसको गलत कर रहे हैं, आपने बता दिया गलत कर रहे हैं। अब गड़बड़, सामने एग्जांपल मौजूद है, एक भी प्रॉपर सबसेट ऑफ R3 के लिए बेसिस नहीं बन सकता। हालांकि अपना काम प्रॉपर करना है। लिख देना ट्रू। बोलो जस्टिफिकेशन में क्या लिखें? जस्टिफिकेशन में क्या लिखें? स्पैन ऑफ कैपिटल S is equal to capital V implies that either capital S itself a basis for capital V or can be और थोड़ा मतलब सुधार कर दो। कंस्ट्रक्टेड वाला जो पहली बार नहीं सुना होगा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो थोड़ा और ज़्यादा, लिखने में कंजूसी कर। जिसने पहली बार कंस्ट्रक्टेड का मतलब ना समझा हो, कैन बी रिमूव सम वेक्टर्स और कैपिटल यस कैन बी एलडी, और या तो कैपिटल यस कैसा होगा एलडी, ठीक। इफ इट इज एलडी, if it is LD then removing some vector from that. then after removing some आगे some vectors ना गलत और सुधारो, लिखना सीखो, सुधारो और सुधारो। then after removing some डिपेंडेंट LD vector अच्छी भाषा, LD सही है, अच्छी भाषा, appropriate
उपयुक्त हो, जो उपयुक्त कौन होगा, जो एलडी कर रहा है सेट को वो। देन आफ्टर रिमूविंग सम appropriate vector be find basis for कैपिटल B। तब कुछ उपयुक्त वेक्टर को, यानी वो वेक्टर जो कि एलडी की कंडीशन ला रहे हैं, उनको रिमूव करने पर हम कैपिटल V के लिए बेसिस बना सकते हैं, मतलब बनाएंगे ही बनाएंगे, तय बात है। अलग छोटी वर्डिंग ना वही है कंस्ट्रक्टेड, घटाओ उसको। E के बाद F की तरफ बढ़ते हैं। ये दिखने में तो आ ही रहा होगा, हाँ सफिशिएंट है, वो सब मिली है थोड़ी हद से। E के बाद F पर आते हैं। If dimension of V is equal to P, F पर आ रहा है। F if dimension of capital V is equal to P, अगर वेक्टर स्पेस कैपिटल V की डायमेंशन स्मॉल p हो एंड स्पैन ऑफ S is equal to V and span of capital S is equal to V, then capital S never be, then capital S never be linearly dependent, तब कैपिटल S कभी भी लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल दो। एस की कार्डिनलिटी के ऊपर कोई मतलब कि कुछ नहीं किया गया ना, एस की कार्डिनलिटी जो होगी V की डायमेंशन फिक्स किए हैं और एस से स्पेन कर रहे हैं और स्पेन पूरा भी हो जा रहा है, इट मींस एस की कार्डिनलिटी भी हो सकती है, पी से ज़्यादा भी हो सकती है। स्टेटमेंट नंबर किस पे हो, बाउंड्री पर ना। सबसे ऊपर पढ़ो न्यूमेरिकल में क्या लिखा गया है, सबसे ऊपर न्यूमेरिकल में पढ़ो। और न्यूमेरिकल पढ़ने की गलती कहाँ से होती है जी तुम लोगों से। मार्क ईच स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स के बाद जहाँ लिखे हैं फ्रॉम स्टेटमेंट ए टू एफ तक क्या माना गया है, ट्रू। फिर से पढ़ो। और नॉन जीरो ला क्या मिला बोलो। यही कि जो वेक्टर v1 and from v are the vectors in a non-zero finite dimensional vector space। हाँ, तो V1 से लेके Vp तक के सारे मेंबर किसके हैं, खुद कैपिटल V के हैं, और V1 से Vp तक का ही कलेक्शन कैपिटल S कहा जा रहा है। V1 से Vp तक का टोटल कलेक्शन कैपिटल S कहा जा रहा है। तो कार्डिनलिटी कहाँ आने की है, कैपिटल S की कार्डिनलिटी पता है अपने को, कितने किसी सेट में जितने एलिमेंट होते भाई तो उसकी कार्डिनलिटी है, तो उसकी कार्डिनलिटी P है। अब वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी दे रहा है, P दे रहा है, डायमेंशन खुद P कह रहा है और कैपिटल S को कह रहा है कि आप इसको स्पैन कर सकते हो, तो वेक्टर की संख्या खाली गिन लो बस कितनी है, P। आज LI चेक करने की कोई नीड नहीं। बोलो ये स्टेटमेंट किस बेसिस पे सही होगा, क्या लिखे जस्टिफिकेशन में। यस खुद का ही प्रॉपर सबसे बन जाए, खुद का सबसे बन जाए। जस्टिफिकेशन एक लाइन का है, उस चीज को पकड़ने की कोशिश करो। जो स्पेन यस है वही बेसिस बन जाए। जस्टिफिकेशन बाय दिस
थ्योरम यही तो गारंटी दी है। बेसिस थ्योरम तो आपको छूट दे रही है कि अगर कोई सेट, बेसिस थ्योरम क्या करे, अगर कोई सेट स्पैन कर दे आपके वेक्टर स्पेस को और उसकी कार्डिनलिटी और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बराबर हो जाए तो एलआई चेक करने की नीड खत्म। एलआई चेक करने की नीड खत्म, आज वो एलटी हो ही नहीं सकता। और अगर वो एलआई है, अब पी वेक्टर का एलआई है और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन भी कितनी है पी, तो क्या स्पैन चेक करने की बात आएगी? नहीं, बस बाय द बेसिस थ्योरम मामला ही खत्म। जब पुराना पढ़ चुके हैं तो फिर आगे काहे थ्योरी को चीज जाए, बाउंड्री खत्म। ए से लेके एफ तक का किस्सा था, अब यहाँ से चीजें बदलेंगी। एफ के बाद अब ऊपर की बात सही नहीं, अब एफ के बाद कुछ भी हो सकता है। जी में आते हैं, जी जी में लिखना a plane in R3, a plane in R3, R3 की दुनिया में अगर कोई प्लेन दिया जाता है is a two dimensional subspace, is a two dimensional subspace, subspace of R3। R3 की दुनिया में कोई प्लेन R3 का टू डायमेंशनल सबस्पेस होता है। R3 की दुनिया में कोई टू डायमेंशनल सबस्पेस, सॉरी, R3 की दुनिया में कोई प्लेन R3 का टू डायमेंशनल सबस्पेस होता है। ट्रू या फॉल्स? सही सही। यार तुम लोग ना अब तकलीफ दे रहे हो, अब तकलीफ दे रहे हो, तुम लोग बहुत भूल रहे हो। ये जान लो पीछे का सारा बेसिस खोखला हो गया तुम लोगों का। ये सही होता है। ये केवल तब हो सकता है जब वो ओरिजिन से गुजरे, अगर अदरवाइज नहीं, जो ओरिजिन ही नहीं कंटेन किया वो काहे का। ये मान के चलो जब तक ये चल रहा है तब तक चल रहा है, जिस दिन फंक्शन पकड़ लिए ये नहीं छुपाओगे, पकड़ लिए फंक्शन फिर इसको नहीं छुपाओगे, क्योंकि फंक्शन के लिए मेरे भी हाथ इतने तंग नहीं होंगे जितने लीनियर अलजेब्रा में तंग पड़ेंगे। फंक्शन तो कैलकुलस dy बाई डी एक्स फलाने ठिकाने उसमें तो सब चलेगा, फिर तो इतने न्यूमेरिकल बढ़ जाएंगे। अब फंक्शन ये भी है कि फंक्शन में सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे नहीं, फंक्शन में पूरा अच्छा खासा बंडल देंगे। बंडल का मतलब जान लो, कुछ नहीं तो फंक्शन के बेसिस पे हम इतना मोटा एक रजिस्टर भर देंगे खाली फंक्शन से। तो फंक्शन दोहराओगे फिर इसको दोहराओगे, इसमें बहुत भूल रहा। अगर सप्लीमेंट्री में ये जानो, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरे के पूरे चैप्टर का निचोड़। 4.1 से हम लोग चले 4.7 तक, 1 से 7 तक का पूरा निचोड़ है। अभी तक जस्टिफिकेशन में फंस रहे हो। भावनाएं समझ करके अगर हम टिक करें तो हाँ, भावनाओं को तो सही सलामत चल रहे हैं, लेकिन कई जगह वो भी गड़बड़ कर रहे हैं। इतना भूलोगे तो कैसे काम चलेगा। अब तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर उठना है, वो तो बाप रहेगा इसका। क्या माना जाए, ये लापरवाही कैसी। या तो पीछे का दोहरा नहीं रहे, सीधी सीधी बात, या पीछे का दोहरा नहीं रहे, और या तो बड़े गंदे तरीके से दोहरा रहे कि बस पन्ने पलटते हुए क्वेश्चन देखने नहीं है, निकल लिए। क्वेश्चन में तो थ्योरी छिपी है सारी। क्या समझा जाए गुरु जी? ये स्थितियां कब सुधरेंगी? कोई एक डेडलाइन, ये स्थितियां सुधारने की एक डेडलाइन दो। ये बहुत आसान चीजें हैं, ये जान लो। ये वीडियो जो भी यूट्यूब पे कोई देखेगा ना, वो क्वेश्चन मार्क खड़ा करेगा,
बहुत तेजी से। हम नहीं कह रहे कोई देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन अगर कोई कभी टकरा गया इस वीडियो पे तो वो क्वेश्चन मार्क लगा देगा कि मतलब डेविड सीले पढ़ी जा रही है, इतना मतलब धीमे धीमे पढ़ी जा रही है। उसका प्लेलिस्ट बना है CSIR के नाम से, और जो पढ़ेगा मजाक उड़ाएगा कि ये और CSIR, लेकिन अपने तो पहले बेस मजबूत कर रहे हैं ना। तब कमेंट सेक्शन में फिर वही है ना, इतनी आसान आसान चीज़ें नहीं आ रही हैं। इससे नहीं मतलब है कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में कितने टफ सवाल इसी से जुड़े हुए उठा चुके हैं खुद ऑप्शनल में। अभी जो सामने जा रहा है उसका क्या? उम्मीद करें स्थितियाँ कुछ दिनों में सुधरेगी, उम्मीद की जाए। कमलेश कहाँ गड़बड़ आ रहे हैं सर? ईमानदारी से मतलब पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? नहीं पढ़ पा रहे हो ना? उठा क्या रहे हो? अभी उठाए क्या इस समय? हाँ, PGT के साथ तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं से। अब PGT के साथ तो हम भी बैलेंस किए हैं, इस हिसाब से कैसे चल पाएगा? इस हिसाब से फंक्शन उठने के बाद, जब हम फंक्शन के बाद, तो इसके लिए और टाइम नहीं बचेगा। तब ये मुश्किल चीजें नहीं हैं, ये बहुत ही इजी चीजें। आप सोचो इसके ऊपर तो इतने इतने एग्जाम्पल, इतने हम लोग ऑप्शनल बना चुके हैं इसके ऊपर कि इसमें गलती नहीं हो। अब ऐसी चीजों में गलती होगी तो यार मतलब तगड़ा दर्द होगा ना। इसी पर तो सारा डिस्कशन टिक गया था कि मतलब लुक्स एंड एक्ट लाइक आर्ट, इतनी फेमस वर्डिंग थी कि हम लोग उसको डबल अंडरलाइन करते हुए लिखे हुए थे। अब ये चीजें भूल जाएंगे तो कहाँ से चल पाएगा? सोच लो। अगला देखना, अगला है the non-pivot column of a matrix are always linearly dependent. H non-pivot the non-pivot columns of a matrix are always लीनियरली डिपेंडेंट। किसी मैट्रिक्स के जो नॉन पाइवट कॉलम होते हैं वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। द नॉन पाइवट कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। वो कॉलम जिन्होंने अपने ऊपर पाइवट रखा ही नहीं वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। सही या गलत? बाकी किसी मैट्रिक्स में कुछ कॉलम नॉन पाइवट आते हैं तो उन कॉलम्स ने अपने ऊपर पाइवट नहीं रखा, इसका मतलब वो कॉलम्स हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। आपकी क्या राय है इसमें? दोबारा सोचो। ऑलवेज रेडी नहीं होते थे। गुरु जी बोलो, एग्जांपल बोलो। जैसे 6x3 का कोई मैट्रिक्स ले लें, बोलो तो 3 पाइवटेड हो गए, 3 कॉलम। अरे तू बोलो, हम लिखे हैं पहले मैट्रिक्स से। अरे वैसे इन जनरल मान लीजिए ना सर, क्या चाहिए? इन जनरल मतलब 3 कॉलम पाइवटेड हो गए। हाँ, लेकिन इधर भी अभी एंट्री बची है तो पाइवट कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं अगर 0 की कंडीशन। 3 पाइवटेड कर दिया तो तीनों पाइवटेड ही होगा। 6x3 जो बोले 6 हुए 3 हुए, 3 पाइवट भरोगे तो 3 के 3 कॉलम तुरंत पाइवट ले लिया, फुल रैंक तो अटेम्प्ट कर लिया। 4 कर ले, कौन सा? 0 हो जाएगा। वो बचेगा ना, कॉलम बचेगा ना। 4x3 भी करोगे 3 कॉलम पाइवटेड हो जाएगा। पाइवट शिफ्टिंग कर सकते हैं, शिफ्टिंग तो हो जाएगा सर सही है। तो इसे रेडी होंगे?
पाइवट शिफ्ट मजबूत हो जाएगा, तो इसलिए आप एलडी होने की वजह से ही ये नॉन पाइवट हो जाता है। पाइवट यही मैट्रिक्स कैपिटल ए है, यही मैट्रिक्स कैपिटल ए है। कितना कॉलम? एक कॉलम नॉन पाइवट। कौन है? एलआई एडी। उसने ये नहीं कहा कलेक्शन ऑफ ऑल कॉलम्स, समझ पाए? उसने ये नहीं कहा द नॉन पाइवट कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर ऑलवेज एडी। वो सिर्फ नॉन पाइवट की बात कर रहा है बस, और किसी की नहीं। सिर्फ नॉन पाइवट की बात कर रहा है कि जो आपके नॉन पाइवट कॉलम होते हैं, अगर आप उनको इकट्ठा करते हो तो ये कॉलम हमेशा एडी होते हैं। इसने कहा ये एडी, ये निकाला सिंगलटन, ये लाइन निकला। अभी देखना, अभी इतने पे का और देखो ना, फिर मैट्रिक्स बना दी। अब दोनों निकाल दो, उससे लाई आप शिफ्ट कर दीजिए, फिर लाई इससे दोनों से लाई मारना है आप। दोनों नॉन पाइवट कॉलम है, लेकिन क्या ये डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। ये पूरा कलेक्शन जो लोगे ना, ये पूरा कलेक्शन एलडी होगा, लेकिन सिर्फ कॉलम की बात करोगे वो उस पर गारंटी नहीं दे सकते। अभी देखना, अब की बात नॉन पाइवट का एलआई एक क्वेश्चन से आप देखो, अब एलडी है, अब एलडी हो रही है। इसका 2 गुना करो इस कॉलम का, ये बनेगा। इनके नॉन पाइवट आने का अच्छा और गौर करो, जिस दिन हम इसको डिलीट करें ना, पाइवट शिफ्टिंग लेगा कि नहीं लेगा? इसका मतलब ये बात सही नहीं है, इस बात में झोल है। झोल ये है कि इसमें वर्डिंग छिपी हुई है। वर्डिंग ये, इफ एनी मैट्रिक्स कंटेन अ नॉन पाइवट कॉलम देन द कलेक्शन ऑफ ऑल द कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। ये नहीं कि आप नॉन पाइवट कॉलम को इकट्ठा करोगे, इन्होंने सिर्फ इतना कहा द नॉन पाइवट कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के जो नॉन पाइवट कॉलम्स होते हैं वो ऑलवेज एडी, वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट। कॉलम्स कहां से लीनियरली डिपेंडेंट होंगे? एक सेट LILD होता है, क्योंकि वो सेट LILD अपने अंदर रखे गए वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में आने की वजह से कहा जा रहा होता है। अब आई बात समझ में? देखो फॉल्स, फॉल्स। जस्टिफिकेशन में वही बना दो, मैट्रिक्स कोई भी अपनी मर्जी से, जैसे अभी बनाई हुई वैसे ही। डाउटफुल किस्सा लगे तो मैनुअल में चेक करो, अगर डाउटफुल किस्सा हो मैनुअल में चेक करो। वन 0 0 2 3 0 4 2 0 0 5 0 नॉन पाइवट कॉलम्स। नॉन पाइवट कॉलम्स बट दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन ये दोनों एक साथ आएंगे तो कैसे हुए? LI, बट दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। चेक करना है, मैनुअल हो तो चेक कर लो, मैनुअल हो तो चेक कर लो, कंफ्यूजन लगी तो। आई बारे में लिखना है, रो ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स कैपिटल A, आई रो ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स, row operation on a matrix capital A can change the linear dependence relation, can change the linear dependence, can change the linear dependence relation, can change the linear dependence relation
among the rows of capital A, relations among the rows of capital A, among the rows of capital A। इन्होंने कहा कि किसी मैट्रिक्स पर लगाए गए रो ऑपरेशन उसकी रो के बीच मौजूद लीनियर डिपेंडेंसी रिलेशन को चेंज कर देते हैं। ट्रू या फॉल्स? Row operation on a matrix capital A can change the linear dependence relation among the row of capital A. False? Depends. False? तुम लोग को झटके झटका खा रहे हो, उनको झटके झटका दे रहे हैं। रो स्पेस की चर्चा होने के दौरान ये बात बोल्डली लिखी गई थी कि आप कॉलम के बीच के डिपेंडेंसी रिलेशन नहीं चेंज होते, वो बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब होते, लेकिन इनको प्रिजर्व नहीं करता। रो के बीच लगा हुआ रिलेशन, रो पे अगर आपने रो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया है तो वो लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन को प्रिजर्व करे इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए जब यहाँ पर बेसिस चुनते थे रो स्पेस का, तो कहाँ से चुनते थे? रो स्पेस का बेसिस कहाँ से आता था? मेरी प्लान फॉर्म में जाकर के वहीं से सीधे उठा लेते थे पाइवोटेड वाले को। याद आया? लिखना सी द टेक्स्ट जस्टिफिकेशन भूल गए सब तुम लोग। सी द टेक्स्ट, सीधे सी द टेक्स्ट। इसके बारे में कोई जस्टिफिकेशन देना ही नहीं है, ये हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, बोल्डली लिखे हैं इस बात को। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला चलेगा तो और भारी चलेगा, मतलब है वो भी इंटरेस्टिंग है। डेविड सीले से इतना भारी नहीं है, लेकिन नॉर्मली सीएसआईआर की थ्योरी तो भारी है। डेविड सीले तो बस बेस के लिए है, एक इंट्रो हो गया कि आपको ये चीज़ें आती हैं, आपको ये थ्योरी तोड़नी आती है, उसके बाद उठेगी वाली नोट्स। हाँ लॉकडाउन बुरा असर डाल दिया। लॉकडाउन का हम तो इतना मत बोलते, क्या है कि ये सारी चीजें अब तक याद हुई होगी कहीं ना कहीं पर। जे ये स्टेटमेंट, रो ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स कैन चेंज द नल स्पेस। रो ऑपरेशन operation on a matrix can change the null space। null space किसी मैट्रिक्स पर लगाया गया रो ऑपरेशन मैट्रिक्स के नल स्पेस को चेंज कर सकता है। रो ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स कैन चेंज द नल स्पेस, किसी मैट्रिक्स पर लगाया गया रो ऑपरेशन उसके नल स्पेस को बदल सकता है। सेम आएगा, जस्टिफाई करो कैसे। किसी मैट्रिक्स पर लगाया हुआ रो ऑपरेशन उस मैट्रिक्स के नल स्पेस को बदल सकता है। अगर ये बात गलत है तो सही तरीके बताओ कि कैसे नहीं बदलेगा, जस्टिफाई करो कि नहीं बदलेगा, और अगर बदल सकता है तो लॉजिक को कैसे बदल देगा। निकालते हैं हम लोग, हाँ तो इकराम फॉर्म के जो नॉन पॉइंटेड कॉलम्स होते हैं वहाँ से उसका पैरामीट्रिक फॉर्म बनाना के बाद वहाँ से निकालते जाते हैं। ये जस्टिफिकेशन कभी भी किसी के गले के नीचे से नहीं उतरेगा जो तुम बोले। ये बहुत कच्चे खिलाड़ियों का जस्टिफिकेशन है जो तुम बोल रहे हो।
कहाँ एक्सेप्टेबल होगी ये बातें? इतना डीप पढ़ने के बाद ये बातें, मतलब आप जान लो इस पूरी सप्लीमेंट्री में तुम लोगों की सारी कला ही खुल गई एक हिसाब से कहा जाए तो। मतलब सप्लीमेंट्री में तो ऐसा लग रहा है तुम पूरे चैप्टर की थ्योरी भूल चुके हो। मेरा टुकड़े में जुड़वाना बेकार है यार इस हिसाब से। ये बात गलत है, नल स्पेस नहीं बदलेगा। अब सुनो क्यों नहीं बदलेगा, जस्टिफिकेशन देखो कैसे दिया जाता है। पहले हमको ये बताओ, जो टुकड़े में जोड़ना होता है पहले टुकड़े में जोड़ो, बोलो नल स्पेस ऑफ ए क्या होता है? नल स्पेस ऑफ ए क्या होता है? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स का सॉल्यूशन ए एक्स इज इक्वल टू नल का जो सॉल्यूशन सेट होता है वही हमारा नल स्पेस ऑफ ए होता है। और हमको पता है मैट्रिक्स के ऊपर लगाए गए रो ऑपरेशन कभी भी सॉल्यूशन सेट को अफेक्ट नहीं करते। पहला चैप्टर, नो रो ऑपरेशन कैन अफेक्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन सिस्टम। कोई भी रो ऑपरेशन मेरे दिए गए सिस्टम के सॉल्यूशन सेट को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो प्रभावित कर पाता तो हम उस रो ऑपरेशन को लगा करके सॉल्यूशन ही क्यों नहीं पाते। आई बात है समझ में? एंड नो रो ऑपरेशन affect the solution set of given system। ये सिस्टम होमोजीनियस बैठे, नॉन होमोजीनियस बैठे, कुछ भी बैठे, रो ऑपरेशन कभी भी आपके सॉल्यूशन सेट को डिस्टर्ब नहीं करता। गलत लगाओगे तब तो डिस्टर्ब होगा ही, लेकिन यहाँ गलत लगाने की बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है आप एप्रोप्रिएट रो ऑपरेशन लगाओ और सही सलामत लगाओ, तब भी आपका सॉल्यूशन सेट का जो सिस्टम, ये जो आपका सॉल्यूशन सेट है कभी बदलेगा नहीं। इसका मतलब आपका होमोजीनियस का सॉल्यूशन सेट भी नहीं बदलेगा। null space of A is the solution set of Ax is equal to null and no row operation affect the solution set of the given system. So row operation does not affect null space of A। इसलिए रो ऑपरेशन कभी भी नल स्पेस ऑफ ए को कोई भी असर नहीं डालेगा, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। गैलियन में हम ये गलती नहीं करते हैं, गैलियन में हम नोट्स लिखते हैं, प्रॉपर नोट्स। किताब नहीं चला पाए, किताब चलाएंगे किताब में तो कब पिट जाओगे, किताब में पिट जाओगे। किताब में तो हिसाब से पता चलेगा CSI या नेट का एग्जाम आ गया, लगा के तुम पूरी गैलियन बैठे हो, थ्योरी सब भूले पड़े। थ्योरी को दिमाग पे कलेक्ट करना भारी काम है, नोट्स की थ्योरी कलेक्ट करना आसान होता है, इसीलिए तो कोचिंग मंडी सची पड़ेगी। खुद ही जानते इसका, हाँ खुद ही जानते, हम भी पढ़े कोचिंग, तुम भी पढ़े कोचिंग, दोनों लोग पढ़े, सब जान रहे। एक पेड पैटर्न पे ऐसे टेबल बना करके देंगे, फला की डायमेंशन है, फला की डायमेंशन है, इसके लिए रिजल्ट रट लो। ये रिजल्ट रटे हुए रिजल्ट उठा करके अप्लाई कर तो निकल जाता है, इसलिए नोट्स बड़ी छोटी सी बनती है। ये इस हिसाब से जाओगे, जब तुम गैलियन उठाओगे तो गैलियन में हर थ्योरम का प्रूफ लगेगा, और थ्योरम लगाएगा न्यूमेरिकल में थ्योरम दिए हुए हैं जो आपको आगे ही मिल जानी चाहिए थी। आगे थ्योरम लिखी गई है तो एज अ रिजल्ट दिमाग में याद रहेगी, न्यूमेरिकल के बीच में लिखी गई है तो आप कंसीडर करना पड़ेगा कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पढ़ी। तो इस हिसाब से हम गैलियन पढ़ाएंगे तब तो पता चलेगा तुम लोग अलजेब्रा में होगा वो बसलता हो जाएगी, कहाँ से चल पाएगा खुद सोचो। अगर डेविड सीले जैसा मतलब इतनी आसान लैंग्वेज की किताब की थ्योरी तुम लोग इतना भूल गए हो तो गैलियन तो टफ है।
गैलियन की तुमको लैंग्वेज भी आसान नहीं लगती। सारी अलजेब्रा की किताबों के बीच में गैलियन की लैंग्वेज आसान है, लेकिन गैलियन की लैंग्वेज आसान नहीं है। जो कहे गैलियन की लैंग्वेज आसान है, मेरा बेवकूफ़ इंसान होगा, क्योंकि गैलियन इतना आसान होता ना तो सब गैलियन लगा करके सोल्यूशन पूरा अपलोड कर चुके होते, लेकिन सब स्लाइडर से उसका सोल्यूशन पूछते हैं। कोई चेक पकड़ेगा, कोई स्लाइडर पकड़ेगा, इतनी भी आसान नहीं है गैलियन। इस हिसाब से तो गैलियन का सोल्यूशन देना नहीं बनेगा भाई। हम गैलियन एक हिसाब से पूरी सॉल्व करा दें, हम ये मान करके बैठे हैं तुमको गैलियन पूरी आ गई, अब तो अलजेब्रा के न्यूमेरिकल बन जाएंगे, क्योंकि सीएसआर वाला सीधे गैलियन से उठा लेकर गए, लेकिन तुम तो थ्योरी में अप्लाई कर पाओगे उससे। अब इसके हिसाब से तो लीनियर अलजेब्रा में जंप करके ऑप्शनल तोड़े हैं, जितना दिमाग का दही हो सकता है उतना किया गया है। फिर भी अगर तुम भूल गए थ्योरी, ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। मेरे ऊपर तो है, ये है, तुम्हारे ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। मेरे ऊपर तो वैसे ही लोग बोल रहे हैं सीधे सीधे, मतलब इतनी थ्योरी कौन पढ़ता है नेट के लिए। ये तो लोग बोल रहे करते इतनी थ्योरी कौन पढ़ता है नेट के लिए। मेन नोट्स तो अभी हम लोग शुरू नहीं किए, जो वास्तविकता में सीएसआईआर के एग्जाम में पढ़ करके जाना है। अभी तो केवल बेस बना रहे हैं। मेन नोट्स तो वही है जो मैट्रिक्स वाली उठाए हुए थे, उसी में आगे चलते वीडियो दिख रहा है, वो फटाफट दिखती है। मतलब क्या निकलेगा, मतलब तो यही, फिर तुमको ये चीज़ें आ नहीं। अब चेंज ऑफ बेसिस तुमको यहाँ नहीं आया, अगर चेंज ऑफ बेसिस किसी को यहाँ नहीं समझ में आया कि होता क्या है, तो उस नोट्स में तो सीधा अप्लाई कर दिया, कैसे चल पाएगा भाई। फिर तुमको अलजेब्रा की नोट्स बनानी चाहिए। अब तुम वही करें, एक नोट्स बनाए बाकायदा स्वामी पोर्थो की किताब से और उसके गैलियन की किताब सबसे समेट करके वो नोट्स दे तुमको। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तुम लोग अपना करो अपने हिसाब से, हंडरफोर्ड से, गैलियन से, किसी से। 10 महीना का डेविड सीले पढ़ते हुए जोड़ लो, जोड़ लो, जोड़ लो। जब से तुम लोग आए तब से गैलियन जोड़ो। ये अब हम 4 घंटा अगर यही क्लास बढ़ा दें तो फिर तुम्हारे ही टाइम से 1 घंटा लेंगे। अब 4 घंटा यहाँ बाँचने के बाद फिर घर पे तो दिमाग चलेगा नहीं, फिर तो इसको विराम देना पड़ेगा। और 4 घंटे की थ्योरी, मेरे जैसे आदमी की थ्योरी तुम दूसरे दिन रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि बहुत कम चलते हैं। अभी पहले न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट पे चल रहे हैं। नॉर्मली कोई वैसा पढ़ाई 1 घंटे में सारे स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स निपटा देगा, क्योंकि हम अधिकतर तुमसे पूछते हैं। तो अगर हम स्पीड में आ जाए तो फिर पता चलेगा, तो मेरे को नहीं दोहरा पाओ, बस खाली नोट्स कितनी रफ भरे रजिस्टर 3 भर लिए महाराज, इनसे पूछे दोहराएंगे कभी क्या करोगे इसका। टोटल 7 फाइल नहीं 8 फाइल सिर्फ गैलियन की ग्रुप थ्योरी है। 8 फाइल का मतलब जान लो, पर फाइल 200 पेजेस मान लो, पर फाइल 200 पेजेस मान लो पिछले, और सिर्फ ग्रुप थ्योरी है 7 फाइल नहीं 8 फाइल। अभी उसमें रिंग है आगे, फिर आगे फिल्ड है, कैसे याद रखोगे। और ये पूरा छूट जाएगा। तब गैलियन उठाने का मतलब फिर तुम इसको नहीं टच करोगे, फिर तुम घर पे भी जाओगे गैलियन लगाओगे। ये तो 35 सवाल की एक्सरसाइज है, वो तो पर हेड 80, 35 दूना 70 और 10 80, दूने से भी ज़्यादा। इजी स्टेटमेंट बोल रहे हैं इसलिए बुरा लग रहा है। बहुत आसान स्टेटमेंट तुम लोग आज गलत कर रहे हो। जे के मतलब हमको नहीं लगा था तुम लोग इतने आसान स्टेटमेंट पे गलती करोगे। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल्स द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स equals the rank of matrix equals the number of non-zero रोज की संख्या ही किसी मैट्रिक्स की रैंक होती है। फॉल्स फॉल्स ट्रू स्टेटमेंट बोलो। Rank of capital A is equal to number of
pivoted row. non-zero rows in its इक्लान मैट्रिक्स की इक्लान फॉर्म में कितनी नॉन जीरो रो है उनकी संख्या उसकी रैंक करेगी, ये नहीं। लेकिन अभी तो नॉन जीरो के सेंस में बोलना है। नॉन जीरो रो का मतलब ही हुआ इक्लान फॉर्म में जितनी नॉन जीरो रो है उतनी ही रो आपकी पाइवट होगी। स्टेटमेंट एल, एल में लिखा गया है इफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स कैपिटल A, इफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स कैपिटल A, अगर कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स कैपिटल A दी गई है, इज रो इक्विवेलेंट to an echelon matrix capital U, to an echelon matrix capital U, and if U has k non-zero, and if U has k non-zero, and if U has k non-zero rows, then उन्होंने कहा कैपिटल ए कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है जो रो इक्विवेलेंट है किसी इक्लान फॉर्म में लिखी हुई मैट्रिक्स कैपिटल U के। फिर आगे कहे इफ U हैज, अगर आपकी मैट्रिक्स कैपिटल U जो कि इक्लान फॉर्म में लिखी गई है हैज k नॉन जीरो रो, वो अपने पास k नॉन जीरो रो रखती है, देन द डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ, then the dimension of solution space of 8x is equal to null। तो आपका जो ax is equal to null का जो सॉल्यूशन स्पेस आएगा उसकी डायमेंशन होगी is m माइनस k। कैपिटल ए m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है, ठीक, और रो इक्विवेलेंट है किसी इक्लान फॉर्म में लिखी गई मैट्रिक्स कैपिटल U की। कह रहे हैं U के पास k नॉन जीरो रो, तो ऐसे केस में Ax इज इक्वल टू नल के सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन m माइनस k होगी। सोच करके जवाब देना। n माइनस k, बाकी
m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, रो इक्विवेलेंट है इक्लान फॉर्म में लिखे गए किसी मैट्रिक्स कैपिटल U के, और U के पास टोटल k नॉन जीरो रो मौजूद है, U के पास टोटल k नॉन जीरो रो मौजूद है, तो Ax इज इक्वल टू नल के सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन m माइनस k होगी। ट्रू फॉल्स? n फॉर नोस फॉल्स, फॉल्स। जस्टिफिकेशन में चाहे तो सीधे लिख दो इट इज n माइनस के, और या तो फिर सीधे ऐसा लिखो ना, A is रो इक्विवेलेंट, A is row equivalent to capital U implies that rank of capital A is equal to rank of capital U, ठीक, और दोनों की रैंक कितनी हुई is equal to number of non zero row in capital U and this is equal to k, क्योंकि नॉन जीरो रो ही पाइवॉट की संख्या है, is equal to k। so क्या हमने डायमेंशन मांगा है ना, so डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ A is equal to रैंक-नलिटी थ्योरम से नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस number of pivot columns k, that is equal to n minus k, और वो दिए हैं m minus k, इसलिए गड़बड़ बात है। अगला स्टेटमेंट देखना, L के बाद M, if B is obtained from a matrix capital A, M, if B is obtained, if B is obtained from a matrix capital A, from a matrix कैपिटल A, अगर मैट्रिक्स B को किसी दूसरी दी गई मैट्रिक्स कैपिटल A से प्राप्त किया जाता है बाय सेवरल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, बाय सेवरल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, बाय सेवरल एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, then rank of matrix capital B is equal to rank of matrix capital A। अगर किसी मैट्रिक्स कैपिटल B को किसी दूसरी मैट्रिक्स कैपिटल A पर कुछ रो ऑपरेशन लगा करके बनाया जाता है, तो ऐसे केस में दोनों ही मैट्रिक्स A और B की रैंक आपस में बराबर होगी। जस्टिफिकेशन, दोनों स्पेस के लिए कौन कौन से रैंक नहीं होंगे, क्या बोले, रो ऑपरेशन हाँ किसी मैट्रिक्स पे अफेक्ट नहीं करते, तो उससे इसका क्या रिलेशन? ऐसे है कि एक का ही सब लिमिटेड ऑपरेशन हम लगा के भी बनाया गया है, हाँ तो एक को मॉडिफाई करके हम लोग भी बनाए हैं, जो बी की रैंक आएगी वो इक्विवेलेंट हो जाएगा ना, हाँ तो सुधार के बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? वो इक्विवेलेंट है। इधर शुभम क्या बोल रहे थे? जैसे किसी इक्लॉन फॉर्म में लेंगे, रो में देखें जितने नॉन जीरो रो आते हैं वही रैंक हो जाता है इक्लॉन फॉर्म के लिए। अच्छा एक स्टेटमेंट कैसे लेते हैं, निकालेंगे? इफ टू मैट्रिसेस आर, एक स्टेटमेंट सुनो,
if two matrices are row equivalent to each other, if two matrices are row equivalent to each other, then their rank must be same. True or false? If two matrices are row equivalent to each other, then their rank are same. तब उनकी रैंक हमेशा आपस में बराबर होगी. ट्रू. If two matrices are row equivalent to each other, then their rank must be same. एक जवाब आया. पहले से ही दूसरा बना रहे हो. रो इक्विवेलेंट होने का मतलब एक के ऊपर ऑपरेशन लगा के दूसरा बनाया गया. तो जो दूसरा बनाए हो उसी दूसरे को लेके जाओ इक्लान फॉर्म में. तो इसका मतलब दूसरा जब इक्लान जाएगा तो पहला वाला भी उसी इक्लान फॉर्म में जाएगा. बदलना तो है नहीं. ठीक. लिख दो ट्रू. इसको लिखो ट्रू. लिखना B is obtained from capital A means, इसका मतलब लिख देते हैं. B is obtained from capital A via row operation, via VIA. B is obtained from capital A via row operation means capital A and B, A and B are row equivalent. Are row equivalent. ठीक. Hence पाइवट कॉलम से लिखना चाहो तो ये लिखोगे. Hence number of pivot column in echelon form in both matrices must be same. और चाहे तो सीधे लिख दो इक्विवेलेंट हो गए तो रैंक बराबर होगी. Hence their rank must be same. Hence their rank must be same. आप हमेशा पहली मैट्रिक्स से दूसरी को बनाते हो, इसका मतलब दूसरे से पहले को बना लोगे तो दोनों की रैंक कभी भी अलग अलग नहीं होती, क्योंकि रो ऑपरेशन डज नॉट अफेक्ट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. वो मैट्रिक्स की रैंक को प्रभावित नहीं करते. एम तक हो गया. एम पर आओ. एम पर आओ. एम द नॉन जीरो रो ऑफ अ मैट्रिक्स कैपिटल A, the non-zero row of a matrix capital A for basis for row space of A. The non-zero rows of a matrix, किसी मैट्रिक्स कैपिटल A की जो नॉन जीरो रो होती है वो रो स्पेस ऑफ A के लिए बेसिस बनाती है. सीधे लिखो false. सीधे लिखना false. जस्टिफिकेशन में चाहे लिख दो सी द टेक्स्ट, क्योंकि वहां सब कुछ लिखा जा चुका है, और चाहे यहीं पर फिर से दोबारा दोहराओ कि नहीं वो नॉन जीरो रो इक्लान फॉर्म से चुनी जाती है. क्या लिखे? सी द टेक्स्ट लिख के बात करो. लिख दो सी द टेक्स्ट. वो करा तो वो स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल पहले किया जा चुका है, मतलब लिखने से पहले ही वेरीफाई हो गया. देखने में है कि आपको केवल 16 सवाल मिले इसमें, सारे कचरा तो इसी में निकाल देंगे, एक तरफ से भरे पड़े नहीं. If matrices A and B have the same reduced echelon form, if matrices capital A and capital B
have same reduced echelon form. Same reduced echelon form. अगर दो मैट्रिसेस कैपिटल ए और कैपिटल बी एक ही इक्लान फॉर्म रखती हैं, देन रो स्पेस ऑफ ए, देन रो स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू रो स्पेस ऑफ बी। तो वैसे केस में रो स्पेस ऑफ ए और रो स्पेस ऑफ ई दोनों आपस में बराबर होंगे। जस्टिफाई करो सर। इक्लान फॉर्म से ही डिसाइड कर पाते हैं वो स्पेस का होता है दोनों का, जो ए और बी दोनों का इक्लान फॉर्म से है। हाँ तो जो फर्स्ट का वो स्पेस है वो इसके क्या चाहिए क्लास फॉर्म नहीं इसके में रिड्यूस क्लास हाँ वही रेडी होता रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म हाँ तो रिड्यूस से रो ऑफ ए रो ऑफ बी को होना जरूरी है। रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म डेफिनेशन याद है? रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म पलटो किताब, याद करो डेफिनेशन। क्या रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म? पाइवटेड जो कॉलम्स होते हैं हाँ उसमें पाइवट पोजीशन होती है 1 होनी चाहिए और ऊपर होनी चाहिए। रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म क्या होता है? रो रिड्यूस होता है किताब सामने पलटो पलटो। रिड्यूस इक्लान फॉर्म होता है जिसमें जो पाइवट पोजीशन होती है उसके नीचे 0 होनी चाहिए सारी। और रो रिड्यूस इक्लान फॉर्म, रो रिड्यूस जो इक्लान फॉर्म होता है वो होता है कि पाइवट पोजीशन 1 होनी चाहिए उसके ऊपर नीचे 0। तो इक्लान फॉर्म क्या है? रिड्यूस इक्लान फॉर्म और इक्लान फॉर्म सेम होते हैं। किताब पलट के देखो। रिड्यूस अलग होता है, रिड्यूस में सारे ऊपर नीचे सब जीरो हो जाते हैं। वही झगड़ा न करो, किताब पलट के देख लो, अपनी अपनी कंफ्यूजन दूर करो। मेरी कंफ्यूजन नहीं है, हम तो साथ हैं। रिड्यूस ये महाराज तुम लोग किताब नहीं उठाओगे बाकी सब काम करोगे ना। कुल कर लेना, बस एक किताब न उठाना जिसमें सब मौजूद है। डेफिनेशन पेज नंबर 30। डेफिनेशन पेज नंबर 30 बोला, if a matrix in echelon form satisfies the following additional conditions, then it is reduced echelon form or row reduced echelon form। पेज नंबर 30। अच्छा आर्टिकल 1.2 देख लो। आर्टिकल 1.2 चैप्टर की शुरुआत, 1.2 चैप्टर की शुरुआत, डेफिनेशन 1.2 की एकदम स्टार्टिंग। बस 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 यही डेफिनेशन। डेफिनेशन में 3 पॉइंट के बाद पढ़ो। 3 पॉइंट के बाद क्या लिखा? If a matrix in echelon form satisfies the following additional conditions, then it is reduced echelon form or reduced row echelon form। तो reduced echelon form क्या होगा? reduced echelon form क्या होगा? दोनों रो रिड्यूस्ड और रिड्यूस्ड एक ही बात है। तो वो वो अलग पाइवट नहीं है। पोजीशन के ऊपर नीचे से 0 होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पाइवट पोजीशन है वहाँ वहाँ क्या मिले, 1 और उसके नीचे और ऊपर सब कितने मिले? बाकी जहाँ नॉन पाइवट उधर किसका कुछ भी हो। याद आया? तो ये किसकी गारंटी दे रही है? मैट्रिक्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी हैव द सेम रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म। दोनों के दोनों सेम रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म रख रहे हैं, तो ऐसे केस में उनके रो स्पेस ऑफ ए और रो स्पेस ऑफ बी आपस में बराबर होंगे। सही कहें या गलत? जस्टिफाई करो, गलत वाले भी सही वाले। मैट्रिक्स इन इक्लान फॉर्म होता है, हाँ। मोर देन होता है। मैट्रिक्स रिड्यूस इक्लान फॉर्म होता है। वो यूनिक है। गलत इसलिए है क्योंकि जो स्पेस ऑफ ए लिया जाता है उसको echelon फॉर्म से लिया जाता है। किसने कहा?
किसने कहा? इक्लान फॉर्म से ही रो स्पेस ऑफ ए इक्लान फॉर्म से लिया जाता है, ये किसने कहा? वहाँ पे उसकी एलआई हम तो नहीं कह रहे। होने की वजह से हम लोग इक्लाम फार्म तक ही जाते हैं। हम तो कतई नहीं कहे कि रो स्पेस इक्लान फॉर्म से उठाया जाता है, हम नहीं पढ़ा। आप बताओ। रो स्पेस इक्लान फॉर्म से देखा जाता है, ये हम नहीं देखा। जस्टिफाई कैसे करोगे? जस्टिफिकेशन में चीजें तो देनी पड़ेगी ना। तो जरूरी है किसी का रिड्यूस इक्लान फॉर्म को यही तो सोचने की बात है। वैसे तो मैट्रिक्स से शॉर्ट में इक्वल बोल दे रहे हैं, उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हिंदी में मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं सर। ये कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स ए और बी हाँ दो के दोनों हैव सेम रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म, सेम रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म। मैट्रिक्स की रिड्यूस इक्लान फॉर्म मैट्रिक्स सेम नहीं, रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म से। लास्ट में रिड्यूस इक्लान फॉर्म सेम होगा 1 1 1 ऊपर नीचे 0, ये सेम है। मैट्रिक्स कैपिटल ए, मैट्रिक्स कैपिटल बी, इन दोनों ही मैट्रिक्स अभी डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन दोनों का ही रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म सेम होगा। दोनों का रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म सेम होगा। पर्टिकुलर एग्जांपल उठाएं, जनरलाइजेशन नहीं है। तो ऐसे केस में कह रहे हैं अगर इनका और इनका दोनों का रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म सेम है तो रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर होगी रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल बी। अगर रो रिड्यूस फॉर्म तो मतलब इसका पाइवटेड 1 कर लीजिए, उसके ऊपर नीचे सब 0, हाँ यही था ना। हाँ इस हिसाब से तो जैसे मान लो स्क्वायर दिमाग तो थोड़े लगाओ अपना। वही है सवाल, नहीं है कुछ बदला नहीं। रिड्यूस इक्लान हाँ, दो मैट्रिसेस के रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म सेम है, ऐसे में दोनों ही मैट्रिक्स के रो स्पेस सेम होंगे, इस बात की गारंटी। सेम इसलिए होता है क्योंकि सर जो रिड्यूस इक्लान फॉर्म होता है किसी मैट्रिक्स का वो यूनिक होता है। मैट्रिक्स में इक्लान फॉर्म होता है ऑर्गन तो यूनिक होता है। दोनों मैट्रिक्स का इक्लान फॉर्म सेम है तो मैट्रिक्स इक्वल है। रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म सेम इट मींस मैट्रिक्स इक्वल है। ऐसे इसी थ्योरी बोलोगे ना कि सामने वाला भी कंफ्यूज होगा हम पढ़ाए क्या हम पढ़े क्या, ये दो मैट्रिक्स सामने मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट होगी। दोनों के रो रिड्यूस इक्लान फॉर्म सेम आ जाए इसका मतलब मैट्रिक्स दोनों इक्विवेलेंट है। फिर इसका दो मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट होने से रैंक बराबर होने की गारंटी पहले दे चुके हैं। हाँ अब रो स्पेस के बराबर होने की गारंटी चाहते हैं, रो स्पेस ना कि रैंक। दो मैट्रिसेस के रो स्पेस के रैंक बराबर है इसका कतई मतलब नहीं होता है कि आप उनके रो स्पेस को बराबर कहेंगे। रो स्पेस बराबर है तो आप रैंक बराबर कह सकते हो। जस्टिफाई कैसे करोगे? सवाल जस्टिफिकेशन का, अगर ये बात सही है तो जस्टिफाई करो, गलत है तो काउंटर एग्जाम में चिपकाओ। गलत है तो काउंटर एग्जाम में चिपकाओ। इस चैप्टर में सप्लीमेंट्री में हमको कुछ बताने की नीड नहीं है, सब का निचोड़ है अब तक जितना पढ़े हो और सब के न्यूमेरिकल करवाएंगे, इसलिए इसमें तुम लोग बहुत डिसअपॉइंटिंग हो अपना है मेरे लिए।
सही है तो कैसे जस्टिफाई करोगे सामने वाले को? सिर्फ ये कह के कि मेरे अकॉर्डिंग सही है। एक एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं, एक एग्जाम्पल सामने दिख रहा है सही होने का, अगर गलत है तो काउंटर एग्जाम्पल खोज के लाओ, नहीं तो हम तो एक पर्टिकुलर दिखा रहे हैं। देखो ना, ये आल पाइवट, तीन का तीनों पाइवट देगा, आल पाइवट तीन का तीनों पाइवट देगा, इसका मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन R3 बनाएगा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन R3 बनाएगा, दोनों का रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म आइडेंटिटी होगा I3, इनका और इनका दोनों का रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म I3 होगा, और इसका रो स्पेस ऑफ A R3 होगा, इसका भी रो स्पेस ऑफ A R3 होगा। देखो बराबर है, लेकिन ये पर्टिकुलर जनरलाइज कैसे करोगे? सवाल जनरलाइजेशन पे। स्टेटमेंट बहुत सीधा है। If matrices capital A and capital B have the same reduced echelon form, then the same reduced echelon form, then row space of A is equal to row space of capital B. पढ़ी हुई थ्योरी भूल गए, याद होती तो ये गलती इतनी देर तक न टिकी रहती। अब तक इसका जस्टिफिकेशन दे चुके हैं। सही है, स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है, चलो हम भी कह रहे हैं सही है। सही है। वेरीफाई कैसे करो? ये स्टेटमेंट सही माने, स्टेटमेंट सही है, वेरीफाई करो। क्योंकि इससे दोनों का रोल रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म, एक लाइन बहुत पहले लिखी गई थी, वो लाइन तुमको याद होनी चाहिए थी। दो मैट्रिक्स के अगर दो मैट्रिसेस आपस में रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म बराबर रखती हैं, तो पहली मैट्रिक्स के लिए रो स्पेस का बेसिस और दूसरी मैट्रिक्स के लिए रो स्पेस का बेसिस सेम आता है। ये लाइन बहुत पहले ही लिख दी गई थी। बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ A इज इक्वल टू बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ B, मतलब जो इसका बेसिस होगा वही बेसिस उसके लिए भी काम करेगा, भले दिखने में डिफरेंट डिफरेंट आ जाए, लेकिन उसका हर बेसिस इसके लिए बेसिस होगा, इसका हर बेसिस उसके लिए। पहले ही थ्योरी लिखा चुके हैं, जहाँ रो स्पेस की चर्चा हुई थी वहीं ये थ्योरी लिखी गई है। तुम लोग भूल गए हो थ्योरी? देखो ट्रू, ट्रू लिखो, काउंटर एग्जांपल खोजने रहा है, काहे काउंटर मिलवे करेगा? जो थ्योरी सही है उसका काउंटर कहाँ से मिलेगा? तो नहीं देखो, नॉन जीरो रोज, non-zero rows in reduced echelon form of capital A, non-zero rows in reduced echelon form of capital A, कैपिटल A के जब आप रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म में चले जाओगे तो वहां जो आपको नॉन जीरो रो मिलेगी वही रो स्पेस के लिए बेसिस होंगी। याद आया? वो रो स्पेस के लिए बेसिस होंगी, तो इसका मतलब रो स्पेस का बेसिस आपको कैपिटल A के रिड्यूस्ड से मिला, लेकिन कैपिटल A का रिड्यूस्ड और कैपिटल B का रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म सेम है, तो इसका मतलब क्या B के लिए बेसिस अलग थोड़ी मिलेगा, वही बेसिस B का भी मिलेगा। लिखना, नॉन जीरो रोज इन रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म ऑफ कैपिटल A फॉर्म अ बेसिस फॉर रो स्पेस ऑफ A, form a basis for row space of A. देखिए, एंड रो स्पेस ऑफ B, इकट्ठे एंड रो स्पेस ऑफ B, दोनों के लिए ही बेसिस बना देगा। सो रो स्पेस ऑफ A बराबर रो स्पेस ऑफ B, सो रो स्पेस ऑफ A बराबर रो स्पेस ऑफ B। अच्छा, गंदी गंदी थ्योरी जो आती है ना, उनके आधार पर बकवास थ्योरी जो अपनी आती है, सुनो, दिमाग दौड़ाना अपनी मर्जी से ऐसा नहीं। पहली मैट्रिक्स है, अच्छा, जिनके रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म सेम है, जिनके रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म सेम है, उनकी इक्लान फॉर्म जो रहे होंगे वो एंट्रीज भले डिफरेंट रखें, लेकिन इक्लान फॉर्म का खाका तो सेम रहा होगा ना, वो तो बदलेगा नहीं, पाइवट पोजीशन तो सेम टू सेम रहेगी। तो हम एक मान ले रहे हैं, माना A1, ठीक, और इधर A2, A3, A4, ऐसा कुछ, तो इधर 0, इधर मान लेते हैं
A2 डैश, A2 डैश, A3 डैश, A4 डैश मान लिए। और इधर तुम्हारी बची 0 0 0 और यहाँ मान लो A4 मान लिया। बेसिस कौन होगा? रो स्पेस ऑफ ए का बेसिस। ये 3 कॉलम उठ जाएंगे, ठीक, क्योंकि हम सब नॉन जीरो भर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से अगले के लिए देखना, अगले के लिए B1 0 0 0 कोई दिक्कत, 0 B2 0 0 0 0 0 B3 चलेगा कि नहीं चलेगा? ये इक्लान फॉर्म है कि नहीं है? ये नीचे वाला इक्लान फॉर्म है कि नहीं है? पाइवट देखो ना, ये पाइवट है, अगला पाइवट इसके राइट साइड में, अगला पाइवट इसके राइट साइड में। थ्योरी तो फॉलो किया ना? कॉम्बिनेशन तो बना सकते हैं। किसका किसका? इसमें से तो वो बचेगा तो हम रिड्यूस्ड की तरफ जा ही नहीं। हम ये कह रहे हैं जिनके रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म सेम है, हम उनके इक्लान फॉर्म की जो स्ट्रक्चर है वो सेम रखना चाहते हैं, स्ट्रक्चर सेम रख। तो ये बताओ, इसका पाइवट यहाँ मिला था कि नहीं मिला था? इसका पाइवट यहाँ मिला था और अगला पाइवट जंप करके यहाँ मिला था, तो सब पाइवट पोजीशन सेम टू सेम है कि नहीं? मैट्रिक्स इन इक्लान फॉर्म नहीं सेम है। मैट्रिक्स इन इक्लान फॉर्म बदल गई कि नहीं बदल गई? ठीक, आपकी बात है। अच्छा रुको, अब जरा देखो क्या अपनी थ्योरी वेरीफाई हो पाएगी? अपनी थ्योरी ये है कि दोनों मैट्रिक्स का रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म सेम होना चाहिए। इसका इक्लान फॉर्म बोलो, रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म, इसका रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म, इसका रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म बोलो। वही डायमीटर वाले जो 1 0 0 अरे नहीं 0, ये कौन? A3 नहीं, कुछ नया एलिमेंट आ जाएगा। A3 नहीं, कुछ आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ऊपर से घटाओगे तो ये भी तो घटेगा, तो समथिंग वाले को हम स्टार कहते हैं। लेकिन ये होगा कौन? मल्टीपल हो गया। ये जीरो नॉन जीरो दोनों हो सकता है, पॉसिबल है स्टार। और ये कौन? लेकिन ये कौन? 0 0 1। अभी ये सोचो, क्या ये अगर इसका जरा रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म बोलो, रिड्यूस्ड इक्लान 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1। अब ये बताओ, क्या दोनों का रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म सेम है? क्या दोनों का रिड्यूस्ड इक्लान सेम है? नहीं सेम। इसमें ये दोनों नॉन जीरो बचे रह गए और इसमें सब जीरो हो गया, तो मैट्रिक्स इन द रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म सेम नहीं है। मतलब ये कंस्ट्रक्शन भी गलत था, ये कंस्ट्रक्शन गलत था। इक्लान फॉर्म सेम होने का मतलब, इक्लान फॉर्म सेम होने का मतलब ये होता है कि पाइवट जहां जहां है मेरे भी पाइवट वहीं वहीं रहें। उसके बाद जब हम रिड्यूस्ड की तरफ बढ़ें, अच्छा वापस एक वर्डिंग सुनिए, अब पुरानी थ्योरी याद दिला रहे हैं। मैट्रिक्स के इक्लान फॉर्म सेम आए, मैट्रिक्स के इक्लान फॉर्म सेम आए, लेकिन मैट्रिक्स इन इक्लान फॉर्म डिफरेंट आ गई। मैट्रिक्स इन इक्लान फॉर्म डिफरेंट आ गई। रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म की क्या गारंटी है? मैट्रिक्स इन इक्लान फॉर्म डिफरेंट आ गई, रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म की क्या गारंटी है? दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी दो मैट्रिक्स हैं। दोनों मैट्रिसेस के लिए जिस वक्त इक्लान फॉर्म बनाया गया, इक्लान फॉर्म का स्ट्रक्चर सेम आया, लेकिन मैट्रिक्स इन इक्लान फॉर्म डिफरेंट है। रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म का क्या किस्सा हो सकता है? सेम या डिफरेंट? Two matrices have the same echelon form. Two matrices have the same echelon form, but matrix in echelon form are different. तो What we can say about डिफरेंटली हो what we can say about row reduced echelon form? Maybe पे दो एग्जाम्पल बोलो, एक जिसमें बराबर आ जाए, एक जिसमें डिफरेंट रह जाए। डिफरेंट आ गया। पहले तुम ये देखो, क्या दोनों मैट्रिसेस का इक्लान फॉर्म सेम है? दोनों मैट्रिक्स का इक्लान फॉर्म सेम है, इसमें उसमें
मैट्रिक्स इन इक्लान फॉर्म, पहले इसे देख बताओ सेम है कि नहीं है। मैट्रिक्स इन इक्लान फॉर्म सेम है या डिफरेंट है? अभी तो डिफरेंट और है। इक्लान फॉर्म, इक्लान फॉर्म से इक्लान फॉर्म सेम है, रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म डिफरेंट है। वो डिफरेंट है। अब सेम वाला सोचो, ये सब वो थ्योरी है ना जो पहले चैप्टर से किसी मैट्रिक्स को चलती उसी का रो इक्विवेलेंट लेना, किसी दो मैट्रिक्स को ए और बी रो इक्विवेलेंट ले लें, तो वहाँ से रो इक्विवेलेंट होने का मतलब इक्लान फॉर्म का सेम अगर A3 डैश था, अगर A4 0 कर दें, A3 दोनों में इन्वॉल्व करा दें, दोनों का होमवर्क दिए, इक्वल आया। होमवर्क दिए ना, दो मैट्रिक्स सोचना और वेरीफाई करना इस बात को, दो मैट्रिक्स सोचना और वेरीफाई करना इस बात को। ये एक हिसाब से ना होम टेस्ट है, होम टेस्ट ना, ये दोनों तुमको सोचना पड़ेगा। दो मैट्रिक्स ऐसे सोचो क्या ये जो बातें हो रही हैं ये बातें कभी फिजिबली पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। दो मैट्रिक्स और उनका इक्लान फॉर्म से चाहिए मैट्रिक्स पहले दो मैट्रिक्स उठाना, दोनों मैट्रिक्स इक्लान फॉर्म डिफरेंट कर देना, मैट्रिक्स इन इक्लान फॉर्म डिफरेंट कर देना, मैट्रिक्स ठीक? इक्लान फॉर्म मैट्रिक्स इन इक्लान फॉर्म डिफरेंट, लेकिन इक्लान फॉर्म सेम रहना चाहिए। और फिर चेक करना रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म की किससे, एक को हमारे डिस्कस करेंगे। ठीक। और दूसरे वाले हिस्से में ये वेरीफाई करने की कोशिश करना कि क्या पहले के लिए जो रो स्पेस आएगा उसका बेसिस दूसरे के लिए भी बेसिस का काम कर जाएगा या नहीं कर जाएगा। ये सोचना है बेसिस वाली बात कैसे वेरीफाई करूँ कि इसके लिए जो बेसिस आएगा वो इसके लिए बेसिस बन जाएगा, इसके लिए आया हुआ बेसिस के लिए भी बेसिस बन जाएगा। ये सोचना है कैसे सोचूंगी, क्योंकि सारी थ्योरी पीछे से पड़ी हुई है, उसके बाद दिमाग अगर बंद पड़ा हुआ है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, मानो ना। फिलहाल के लिए इतने पर।